फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने रिलीज किया है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एप्लीकेशंस अंडर द जीएसटी लॉ। यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जो एप्लीकेशन डालते हैं उसमें आपको काफी सारे चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे काफी बार ऐसी ऐसी क्वेरीज पूछी गई है जो एक्चुअली शायद आपके रजिस्ट्रेशन से लिंक ही नहीं है। अभी रिसेंटली ट्विटर पे एक मीम फ्लैश हो रहा था जहां पर एक जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो डिस्प्ले किया गया था। कि जहां पर लिखा था कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वहां पर आप रेंट दिखा रहे हो अप्रोक्स 1,50,000, लेकिन आपका जो एक्चुअली राशन कार्ड का जो कैटेगरी है वो तो काफी बिलो है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल और नॉट। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जिसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपका जो लैंडलॉर्ड है उसका इनकम टैक्स डिटेल्स दिया जाए, वेदर ही इज शोइंग दैट रेंट इनकम और नॉट, और ही इज शोइंग दिस ओनली एज योर रेंट इनकम। ऐसे बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें पूछी गई हैं जो शायद रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। एंड ये एक एक्चुअली में हैरेसमेंट होता है टैक्स पेयर के लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना और ऐसे शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करना। टू अवॉइड ऑल दिस एम्बिग्विटीज, जैसे ये सब जो क्वेरीज पूछी गई है, एंड टू हैव अ स्टैंडर्ड प्रोसेस कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये इंस्ट्रक्शन इशू किए गए, ये इंस्ट्रक्शन लेटर इशू किया गया। दिस इज हेल्पफुल फॉर बोथ डिपार्टमेंट एज वेल एज टैक्स पेयर। मैं तो कहूंगी पर्सनली मोर ऑफ टैक्स पेयर के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्लियरली दिया गया है कि कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर सपोज वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे काफी बार बोला जाता है कि हमें रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट ही चाहिए, तो अगर रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट नहीं है तो भी क्या डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ये भी बताया गया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एज अ टैक्स पेयर या एज अ कंसल्टेंट जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त, कौन से डॉक्यूमेंट्स को वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। एंड मान लीजिए अगर आपसे कोई शो कॉज नोटिस इशू किया गया है तो वेदर इट इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इशूइंग द शो कॉज नोटिस। एंड अगर आपसे कोई डिटेल्स एडिशनली मांगी जाती है तो कब मांगी जा सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो डिटेल्स वैलिड नहीं है, वो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है दैट इज हैज नो सर पाहो कि वो आपके कैसे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन क्लिक करते ही बाजू में एक बेल बटन भी आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। चलिए देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस में क्या आया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बेसिक मेन मेन डिटेल्स है वो एटलीस्ट मैं कवर कर सकूं। बाकी आप डिटेल में ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी इसमें रिजॉल्व नहीं हुई है तो। फर्स्ट, बेसिकली जो क्वेरीज आती है, जो शो कॉज नोटिस आता है, वो है रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो आपने मेन बिजनेस का प्लेस दिया है, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, उसके लिए है। तो उसमें भी कैटेगरीज कर दी हैं, ओन प्रीमाइसेस, कंसेंट बेसिस, रेंट एंड रेंटेड प्रीमाइसेस, शेयरिंग बेसिस, ऐसे करके चार कैटेगरी बना दी हैं। एंड बताया कि क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए। सो अगर आपका प्रेमाइसिस ओन्ड है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है अगर वो ही ओनर है उस प्रेमाइसिस के लिए जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, तो आप ये फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, ध्यान दिया जाए, काफी बार ऐसा होता है डायरेक्टर्स ओनर्स होते हैं प्रेमाइसिस के, या फिर पार्टनर्स ओनर्स होते हैं प्रेमाइसिस के। इन दैट केस अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर रही है तो वो ओल्ड प्रेमाइसिस पे नहीं जाता है। आप अगर रेंट अग्रीमेंट करते हो तो रेंटेड प्रेमाइसिस गिना जाएगा, या फिर कंसेंट बेसिस पे आएगा, ओल्ड प्रेमाइसिस में नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉपर डिमार्केशन है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सिर्फ ओनर का ही आएगा, यानी कि जो ओनर जिसके पैन से ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है और जीएसटी में भी उसी का पैन नंबर है, तो ये ओन्ड प्रीमाइसेस में आएगा। वहीं अगर सपोज जॉइंट प्रॉपर्टी है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों ने प्रॉपर्टी ओन की है, तो वो कंसेंट या शेयरिंग बेसिस पे आएगा, ओन्ड प्रीमाइसेस में ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये ध्यान दिया जाए। तो अगर आपके पास ओन प्रीमाइसेस है जिस पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, देन इन दैट केस आप लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या म्युनिसिपल खाता रिसिप्ट से कहते हैं,
वो दे सकते हैं, या फिर कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जहां पर आपका नाम आ रहा है लेटेस्ट, वो दे सकते हैं। इसमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास लेटेस्ट आएगा। अगर आपके मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे नहीं है, काफी जगह पे केसेस देखा जाए जहाँ प्रॉपर्टी ओन की गई है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अभी तक नाम चेंज नहीं किया गया है, देन इन दैट केस आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट दे सकते हैं जहां पर आपका नाम चेंज हो चुका है। अगर मान लीजिए कि दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कोई भी सिमिलर डॉक्यूमेंट जैसे वाटर बिल या फिर कोई भी स्टेट या लोकल लॉज के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट या बिल आपके पास आया है, जो क्लियरली बताता है कि ये प्रीमाइसेस आपने ओन किया है, आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऐसा होता था सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल को ही कंसिडर करते थे, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा आप दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो स्टेट अथॉरिटीज ने इशू किया है। अब लोग बोलते हैं काफी बार कि हमारा टेलीफोन बिल चलेगा क्या? तो टेलीफोन बिल इज issued by a private company, it is not issued by the state laws। स्टेट लॉज के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि आपका कोई लोकल म्युनिसिपल टैक्सेस लग रहा है, या जैसे आपका कोई वाटर बिल है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। आपके लोकल लैंडलाइन बिल या गैस बिल को नहीं कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज द ओनली बिल जो स्टेट लॉज ने इशू नहीं किया है, एक प्राइवेट अथॉरिटी ने इशू किया गया है, उसे वो कंसिडर करने के लिए रेडी है। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो कोई भी और जो बिल जो कोई स्टेट या लोकल लॉज के हिसाब से इशू किया गया है आपको, जहां पर आपका नाम है, आप वो दे सकते हैं यहाँ पर एज अ प्रूफ कि ये रजिस्टर्ड जो ऑफिस एड्रेस आप रखना चाहते हो वो आपने ओन किया है और आप उसके ओनर। कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, एक मतलब काफी बार क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया फिर भी आपसे पूछा जाता है कि आपसे और एक डॉक्यूमेंट दो जो प्रूफ करता है कि ये प्रीमाइसेस को आपने ओन किया है। तो यहाँ पर भी क्लियर कर दिया कि एनी वन डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्लियरली ऑफिसर को गाइडलाइंस दी गई है कि while processing registration application, query should not be raised by the officer seeking original physical copy of the documents। काफी बार जैसे म्यूनसिपल रिसीप्ट ये देते हैं तो जहाँ पर वो चेक नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, तो वो ओरिजिनल फिजिकल कॉपी डिमांड करते हैं पर्सनल हियरिंग के टाइम पे। तो यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर लेजिमेट कॉपी नहीं है तो आप लेजिमेट कॉपी मांग सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सूरत में ओरिजिनल फिजिकल कॉपी नहीं मांगेंगे फॉर वेरिफिकेशन। सो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग जो हम टैक्स पेयर्स के लिए आया है, जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो जो काफी सारी हैरेसमेंट्स होती थी हमारे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, वो अब ड्रॉप कर दी जाएगी। सेकंड कैटेगरी है रेंटेड प्रीमाइसेस की। तो ऊपर जो हमने किया था वो ओन प्रीमाइसेस था, अब रेंटेड प्रीमाइसेस की बारी आ रही है। तो आपको एक वैलिड रेंटल लीज एग्रीमेंट को अपलोड करना है along with any one of the documents। तो रेंटेड प्रोमाइसेस के केस में आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक कंपलसरी आपका रेंट या लीज एग्रीमेंट होगा और दूसरा होगा एनी ऑफ द वन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया था जो ओनर के नाम पे होगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, म्युनिसिपल खाता रिसीप्ट दे सकते हो, वाटर बिल का दे सकते हो, या एनी को जो भी डॉक्यूमेंट जो स्टेट या लोकल लॉज के हिसाब से इशू हुआ है ओनर के नाम पे, वो अलोंग विद अ वैलिड रेंट और लीज अग्रीमेंट, आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स देने हैं अगर प्रीमाइसेस रेंटेड है तो। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इट इज बीन ऑब्जर्व द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लेसर आर बीन सॉर्ट बाय द फील्ड फॉर्मेशन सच एज हिज पैन कार्ड, आधार कार्ड, photograph of the lessor with in front or inside the properties। It is hereby advised that any one of the document mentioned in the sedlet or similar documents such as water bill or document prescribed under the state or local laws which clearly establish the owner of the premises by the lessor should be sufficient proof of the premise principal place of business। काफी बार ऐसा हो रहा था कि जब हम एनओसी दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका फोटोग्राफ ये सब भी मांगा जा रहा था, या उसका पैन कार्ड का कॉपी मांगा जा रहा था ये प्रूव करने के लिए कि वाकई में ये लैंडलॉर्ड ने ही साइन किया है कि नहीं, यानी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि लैंडलॉर्ड से ऐसे कोई भी डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। अगर उन्होंने ये दो अग्रीमेंट दे दिए, यानी कि दो डॉक्यूमेंट्स दे दिए, यानी कि वैलिड रेंट और लीज अग्रीमेंट,
एंड कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ओनर की है, तो ये दो डॉक्यूमेंट को सफिशिएंट माना जाएगा। एंड और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे लैंडलॉर्ड के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन। दिस इज अगेन अ वेलकम चेंज। काफी बार हम रजिस्ट्रेशन करते वक्त यही डिलेमा में रहते हैं, लैंडलॉर्ड हो रहता है कि मैं अपने पर्सनल डिटेल्स क्यों शेयर करूं, क्यों मैं किसी और के साथ शेयर करूं। इस वजह से काफी प्लेसेस पे जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते थे एंड उन्हें काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। बट अब इस चेंज के चलते ये उस जगहों पे भी रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। अब हमेशा ये हमसे पूछा जाता था कि ये जो रेंट और लीज अग्रीमेंट है क्या ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड रेंट और लीज अग्रीमेंट नहीं होता था तो इसे वैलिड रेंट अग्रीमेंट नहीं मानते थे एंड रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर हमारा रेंट और लीज अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, then the agreement along with any one of the document mentioned in the above list and copy of identity proof of the lessor should be sufficient। so अगर आपका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है तो आप रजिस्टर्ड अग्रीमेंट along with वन डॉक्यूमेंट, जब भी वन डॉक्यूमेंट जो अबाउ लिस्ट की बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपकी म्युनिसिपल खाता रिसिप्ट या वाटर बिल या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टेट और लोकल लॉज ने इशू किया है जहां पर नाम है ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस का एंड वो बताता है कि ये प्रेमाइसिस जिसके ऊपर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो उस ओनर का है, तो वो काफी होगा। बट मान लीजिए अगर आपका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस आपको आगे चल के जानबूझ के उसको मतलब पर्पस से जाके रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आप आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो लेसर का यानी कि लैंडलॉर्ड का। इन दैट केस वो सफिशिएंट माना जाएगा। तो अगर आपका अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको तीन डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। वन इज द रेंट एंड लीज अग्रीमेंट, सेकेंड इज द any one of the documents specified above, that is electricity, municipal tax receipt, water bill, and so on, and identity proof of the lessor। अगर रेंट और लीज अग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ लेसर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपको वॉलंटरी चल के देना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड लीज और रेंट अग्रीमेंट लगाया है तो आपका जो ऑफिसर है वो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं डिमांड कर सकता है लेसर का यानी कि ओनर का। इन दैट केस ही हैज टू कंटिन्यू विद द रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट एंड the other valid proof, that is electricity bill, municipal copies या water bill जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उन्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना हो। अगर मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है वो ओनर के नाम पे नहीं है बल्कि टेनेंट के नाम पे है, तो आप वो डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं रेंट अग्रीमेंट के साथ, वो भी एक वैलिड अग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन शुड बी ग्रांटेड फॉर दैट। Now the third case is where the premises is not owned premises or not a rented premises, then what? तो अगर जैसे मान लीजिए कि जो ओनर है वो आपका स्पाउस है या रिलेटिव है, तो इन दैट केस आपको जो कंसेंट लेटर देना है वो एक प्लेन पेपर पे देना है along with the copy of identity proof of the person granting the consent along with any one of the document listed above। तो अगर मान लीजिए आप कंसेंट बेसिस पे जा रहे हैं तो काफी बार क्या होता था एफिडेविट मांगी जाती थी जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है कि आपने ये कंसेंट फ्री बेसिस कंसेंट बेसिस पे दिया है, रेंट फ्री बेसिस पे दिया है और ये प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दी है रेंट पे एंड सो ऑन एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कट डाउन कर दिया गया है एंड कहा है आपको एक प्लेन पेपर पे कंसेंट लेटर देना है। आपको उसे स्टैम्प पेपर पे भी रखने की जरूरत नहीं है, काफी बार स्टैम्प पेपर पे मांगा जा रहा है, या फिर एक एफिडेविट कराओ या फिर इंडेमनिटी बॉन्ड दो एंड सो ऑन। वो सब डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करके एक प्लेन पेपर पे आपको कंसेंट लेटर देना है जो ओनर ने दिया है कि वो कंसेंट दे रहे हैं अपनी ये प्रेमाइसेस को रजिस्टर करने के लिए अंडर द जीएसटी लॉ अंडर द नेम ऑफ द टैक्स पेयर्स along with the identity proof of the person। तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है बट आइडेंटिटी प्रूफ ही एक कॉपी देना है। सो आप यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट्स दोगे जहाँ कंसेंट बेसिस पे रहेंगे। वन इज अ कंसेंट ऑन अ प्लेन पेपर, आई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड प्लेन पेपर क्योंकि यहाँ पर काफी बार बोला गया है कि स्टैम्प पेपर पे या एफिडेविट करके दो, वो सब चेकआउट हो चुका है, प्लेन पेपर पे देना है। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ देना है कंसेंटर का एंड थर्ड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड अबाउट
वो तीन डॉक्यूमेंट्स काफी होंगे। इसी के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना होगा आपके ऑफिसर को। अगर उन्हें इससे ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या इंक्वायरी के चाहिए, तो इन दैट केस उन्हें अपने सीनियर्स से परमिशन लेनी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स एडिशनल मांगे जा रहे हैं, मांगना चाहते हैं, एंड फिर ही ये मांग सकते हैं, नहीं तो नहीं मांग सकते। इन केस where the premises is on a shared basis, आपका ओनर जो है वो आप भी हो, उसके अलावा कोई और भी है, एंड रेंट और लीज अग्रीमेंट इज अवेलेबल, देन इन दैट केस द एप्लीकेंट में अपलोड अ कॉपी ऑफ अग्रीमेंट along with any one of the documents specified above. In case where the rent or lease agreement is not registered, then the agreement along with one of the documents, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, along with the identity proof of the lessor and any one of the documents, तीन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर रेंट और लीज अग्रीमेंट नहीं है आपके नाम पे, तो शेयर्ड प्रीमाइसेस में भी क्या होता है, अगर मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ में है तो आप कंसेंट में चले जाओगे, आप शेयर प्रीमाइसेस में नहीं जाओगे। शेयर प्रीमाइसेस मतलब क्या कि जैसे वी वर्क स्पेस हो जाता है, या ऑफिस होता है, जहाँ पर आपको पूरी जो प्रीमाइसेस है वो आप अकेले की नहीं है, शेयरिंग बेसिस पे है, देन इन दैट केस आपको आपका रेंट अग्रीमेंट अलॉन्ग विद एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स देना है। मान लीजिए रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द लेसर देना है। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है लेसर देना है, ओनर नहीं। जैसे वीवर्क एंड ऑल केस में क्या होता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, ओनर प्रॉपर्टी का कोई और होता है, उन्होंने वीवर्क को ये कॉपी दिया है, फिर वीवर्क आपको देता है, देन इन दैट केस आपको ओनर का नहीं लेसर का देना है। अगर मान लीजिए अवेलेबल नहीं है रेंट अग्रीमेंट, तो आप कंसेंट भी ले सकते हैं एक प्लेन पेपर पे फ्रॉम द कंसेंटर अलोंग विद द आइडेंटिटी प्रूफ। So this is one of the valid documents which will be considered for GST registration. अगर मान लीजिए रेंटेड और लीज प्रोमाइसेस ही है, लेकिन आपके पास फिर भी रेंट और लीज अग्रीमेंट नहीं है, ऐसे काफी ज्यादा जैसे पुराने प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे पतपेड़ी सिस्टम, जहां पर रेंट अग्रीमेंट नहीं होता है, बट आप प्रॉपर्टी आपकी भी ओन्ड नहीं रहती है, तो वहां पर अग्रीमेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सालों से वो पतपेड़ी पे चल रहे हैं। आप ओनर नहीं हो क्योंकि आपके नाम पे कुछ नहीं है, ओनर के नाम पे ही सारे लाइट बिल्स, वाटर बिल सब आ रहे हैं, बट रेंट अग्रीमेंट इज नॉट इन प्लेस बिकॉज दैट्स अ वेरी ओल्ड सिस्टम गोइंग ऑन। तो इन दैट केस ही एफिडेविट मांगा गया है along with one of the documents in the name of the owner. तो एफिडेविट अभी तक सिर्फ एक ही जगह पे मांगा गया है, दैट इज व्हेन द प्रीमाइसेस इज अ रेंटेड प्रीमाइसेस एंड you don't have a rent or lease agreement, then an affidavit is required along with one of the supporting documents, that's the electricity bill, और जो भी आपको स्टेट और लोकल अथॉरिटीज ने दिया गया है। अब यहाँ पर क्लियरली बोला गया कि एफिडेविट कौन इश्यू करेगा। एफिडेविट इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ अ मिनिमम वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और अ नोटरी पब्लिक। तो ये भी क्लियर किया गया कि एफिडेविट किसके सामने इशू करना है और क्या वैल्यू पे इशू करना है। अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रीमाइसेस एसईजेड एरिया में है, देन इन दैट केस डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द एसईजेड अथॉरिटीज का जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशंस, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स भी आपको लगाने हैं। So this was all related to place of business. Going forward with the constitution of the business, काफी क्वेश्चंस या क्वेरीज आती हैं related to the constitution of business भी, जैसे पार्टनरशिप डीड है या कोई पार्टनरशिप या कंपनी है, तो आपको एमएसएमई के भी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट लगाने, आईसी के भी सर्टिफिकेट्स लगाने, एंड ऑल एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्लियरली किया गया है कि अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है जो पार्टनरशिप डीड है या फिर कोई कंपनी है, तो इन दैट केस जो सीओआई या फिर पार्टनरशिप डीड का जो आपको पार्टनरशिप डीड है वो ही आपको अटैच करनी है। इसके अलावा आप कोई और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच नहीं करने हैं, ना ही डिपार्टमेंट इसे आपसे मांग सकती है इन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। काफी बार ये देखा गया है कि काफी सारी ऐसी क्वेरीज पूछी गई हैं जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्लेस है या जो ऑथराइज्ड पर्सन का प्लेस है, इट इज नॉट इन द सेम सिटी और फॉर द वेयर द सेम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सॉट, या एचएसएन कोड इज नॉट समथिंग एज एन इनवैलिड एचएसएन एंड ऑल। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं प्लीज उन्हीं को पूछेगा। उसके अलावा और भी कोई क्वेरीज हैं
तो उसे प्लीज, अगर वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है तो मत पूछिए. डोंट मेक द registration process has to be too very complicated. So this is a clear instruction by the department to the officers, and they are expecting the officers to also follow it. So I hope अब अगर officers इसे follow करें तो हमारा registration process काफी simplified हो जाए. But as a taxpayer आप business start कर सको and उसे आगे process कर सको. सो दीज आर द टू मेजर चैलेंजेस जो शो कॉज नोटिस में देखा गया है. अगर इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग गए हैं तो आप ये इंस्ट्रक्शंस दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि अगर आपसे कुछ रिलेटेड नहीं है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और आपसे जानबूझ के पूछा जा रहा है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस दिखा के बोल सकते हैं कि आप ये इंस्ट्रक्शन के जो सर्कुलर के बाहर आप जा रहे हो, एंड आप बोल सकते हो इनसे कि प्लीज ड्रॉप दैट शो कॉज नोटिस इशूड एंड ग्रांट अस द रजिस्ट्रेशन. यहाँ पर टाइम पीरियड भी बताया गया है कि आपको कब कितने टाइम पीरियड में आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को ग्रांट करना है, या फिर अगर शो कॉज नोटिस इशू करना है तो इशू करना है. प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन भी कब करनी है. काफी बार ऐसे ही लोगों को फिजिकल रजिस्ट्रेशन करना है तो वो आ जाते हैं आपके ऑफिस में फिजिकली वेरीफाई करने के लिए. सो इट इज क्लियरली मेंशन that where the application has not been flagged as risky on the common portal based on the data analytics and the risk parameters, and the same are found to be complete and without any deficiency, the officer should approve the application within 7 working days of submission of the application. So अगर आपका जो application है वो risky identify नहीं हुआ basic the parameters which they have, then in that case and the documents which you have given is complete from all angles, तो वो आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर उन्हें आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना ही पड़ेगा. अगर मान लीजिए आपकी कोई रिस्की प्रोफाइल होती है या डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, देन इन दैट केस विद इन 30 days ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस दे हैव टू ग्रांट यू द रजिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर एक टाइमलाइन दे दी है ऑफिसर्स को भी कि ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों तक एप्लीकेशन चलती रहे. अगर कोई एप्लीकेशन आई है जीएसटी से रिलेटेड तो अगर सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड है, कोई रिस्क की पैरामीटर्स नहीं दिख रहा है तो कंपलसरी 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना चाहिए. नहीं तो उसको डेट को शिफ्ट करके 30 कर दिया है. 30 is the maximum time limit in which they have to grant you the registration. अगर मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन होना है तो जहां पर आपकी प्रोफाइल को रिस्की प्रोफाइल माना गया है या फिर ऐसे फ्लैग किया गया है कि नहीं चेक करके ये प्रीमाइसेस है कि नहीं है, देन इन दैट केस ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एंड इट शैल बी immediately initiated along with, and the officer who's visiting that premises has to give a detailed report as to whether the place is there or not there. कि काफी बार क्या होता है कि ऑफिसर्स को लगता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे ये जगह कहाँ है, तो वो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं ये बोल के कि प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो यहाँ पर उनको स्पेसिफिक रिपोर्ट देनी है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस. अगर एग्जिस्टेंस कर रही है तो क्या है कैसे आपने उसे ढूंढा है अलॉन्ग विद द जीपीएस इनेबल साइट फोटोग्राफर एंड ऑल. अगर वो बोल रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टिंग है तो क्या उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं उसे ढूंढने के लिए. काफी बार क्या होता है कि एकदम इंटीरियर्स में प्रॉपर्टी है या फिर द मार्केट और द शॉप वेर यू आर लोकेटेड और द बिजनेस ऑफिस वेर यू आर लोकेटेड इज टू क्राउडेड, छोटी छोटी गलियों में होता है. तो क्या ऑफिसर ने एफर्ट लिए है प्रॉपरली उस प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए. और अगर ढूंढ लिया है तो जीपीएस इनेबल साइट फोटोग्राफ लेना है जहां पर उन्होंने वेरिफिकेशन कैरी आउट किया है एंड वो डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अपने सीनियर्स को. मान लीजिए इतना सब होने के बाद भी अगर उनको लग रहा है कि नहीं डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, जैसे लेजिबल नहीं है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल है वो रिस्की आइडेंटिफाई की है, देन इन दैट केस शो कॉज नोटिस इशू होगा RAG 03 में जो एट प्रेजेंट भी होता है. बट उसमें जो रीजनिंग दी जाएगी वो प्रॉपर रीजनिंग देनी चाहिए कि क्यों वो डिटेल्स मांगी गई है, क्यों वो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, एंड इट शुड बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा आंसर करने के लिए. और अगर मान लीजिए जो 7 वर्किंग डेज है जो एप्लीकेशन से काउंट होता था, अगर मान लीजिए शो कॉज नोटिस इशू हुआ है देन इन दैट केस शो कॉज नोटिस का जब आप रिप्लाई देते हो उसके 7 दिन के अंदर या 30 डेज के अंदर आपको वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होना चाहिए. अगर मान लीजिए
ऑफिसर को कोई डिटेल्स चाहिए जो ये इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में नहीं है, तो वो तभी मांग सकते हैं जब उन्होंने अप्रूवल लिया है फ्रॉम द कंसर्न डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर। सो दिस इज वन मोर प्रेशर ऑन द इनकम टैक्स, सॉरी, जीएसटी ऑफिसर, कि वो जो डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स मांगे दैट शुड बी अ वैलिड documents and should be within the parameters of this instruction issued। अगर वो नहीं है तो उनके पास स्पेसिफिक अप्रूवल होने चाहिए डीसी और एसी का, to ask for the information requested। जो शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ है उसका रिप्लाई आपको REG 04 में देना है, एंड जैसे मैंने कहा उसके 7 दिन या 30 डेज जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है, विद इन दैट टाइम पीरियड ही शुड ईदर ग्रांट थ्रू द रजिस्ट्रेशन और ही शुड रिजेक्ट इट, वॉट एवर इज द केस में बी। यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स एंड चीफ कमिश्नर को स्पेसिफिकली ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि उन्हें क्लोजली सुपरवाइज करना है स्टेटस ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड, इंक्लूडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन एंड नेचर ऑफ क्वेरीज हैज बीन रेज्ड, बिकॉज काफी लोगों की क्वेरीज गई हैं या कंप्लेंट्स गई है रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जहां पर ऐसी ऐसी डिटेल्स पूछी जाई हैं जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ पर उनके सुपीरियर्स ACDC एंड द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स आर बीन रिक्वेस्टेड टू इंटरवीन इनटू दिस प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और देखा जाए कि वाकई में प्रॉपरली ये एप्लीकेशन फाइल हो रही है कि नहीं। अगर कोई भी ऑफिसर इससे डिविएट कर रहा है या फिर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। मान लीजिए अगर स्टाफ का शॉर्टेज है तो स्टाफ सफिशिएंट स्टाफ को एलोकेट किया गया है हैंडलिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली ग्रांट हो। एंड टाइम टू टाइम उनके ट्रेड नोटिस जो इंटरनल नोटिस हैं वो इशू किए जाएं ताकि वो ऑफिसर्स उसको फॉलो किए कर सके। मान लीजिए फिर भी आपको कोई चैलेंजेस आ रही हैं इतना सब होने के बाद भी, तो आपकी ईमेल आईडी है gst.cbec@gov.in। आप यहाँ पर अपने कंप्लेन को या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर जो भी ग्रीवियंसेस आप फेस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल लिख सकते हैं विद ऑल द इंफॉर्मेशन, ताकि वो इसको आगे प्रोसेस कर सके विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। सो आई होप ये इंस्ट्रक्शन इशू होने के बाद काफी चेंजेस आ जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सिंपलर किया जाए एज कम्पेयर टू द इनिशियल जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जहां पर एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।